Welcome back students. This is Dr. Anubha Sharma and today we are going to discuss about chemical coordination and integration. Okay, so let's begin. देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या क्या नया सीखने को मिलेगा. So न्यूरल कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता क्या है ये हमने नर्वस सिस्टम में देखा था कि किस तरीके से हमें कोई रिफ्लेक्स मिलता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है ना. जैसे कि स्किन स्किन का मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया था, किसी गर्म चीज को छू रही है तो तुरंत हम कैसे हटाएंगे या कैसे एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर पहुंचती है. ठीक है, तो ये हालांकि आपको पता है कि ये बहुत ही फास्ट होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, लेकिन ये टेम्परेरी होता है. तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी नर्व फाइबर हैं वो सारी की सारी सेल के पास तो नहीं जा पाते हैं, है ना. सो सिंस नर्व फाइबर डू नॉट रीच एवरी सेल एंड ऑनगोइंग रेगुलेशन इज नेसेसरी. जो रेगुलेशन है उसका भी जो है चीजें किस तरीके से होनी है, किस पर्टिकुलर एज में क्या चीज रिलीज होनी है या फिर किस चीज को इनहिबिट करना है, ये तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अगर किसी एनिमल में या प्लांट में कोई चीज धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा है तो रेगुलेशन भी हो गई होगा. तो जैसा कि हमें पता है कि नर्व फाइबर हर सेल के पास तो नहीं जा सकती है, तो इसीलिए जो हार्मोन होते हैं वो एडिशनल कोऑर्डिनेशन में उसकी हेल्प करते हैं. ठीक है, तो वही यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज रैपिड यट टेम्परेरी. ये बात क्लियर हो गई. देन सिंस नर्व फाइबर डू नॉट रीच एवरी सेल एंड ऑन गोइंग रेगुलेशन इज नेसेसरी, हार्मोन्स प्रोवाइड एडिशनल कोऑर्डिनेशन, है ना. एडिशनल कोऑर्डिनेशन हार्मोन करता है और आगे की चीजों को पूरा का पूरा जो है फीडबैक मैकेनिज्म के साथ रेगुलेट करता है. सो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों के दोनों एक साथ रेगुलेट करते हैं हमारी पूरी की पूरी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को. दोनों के दोनों एक साथ मिलकर पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने का काम. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा, नर्वस सिस्टम तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम पर. ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी की चीजों को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड को हम और क्या कह सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये विदाउट किसी डक्ट डायरेक्टली हार्मोन सिक्रीट होती हैं. ठीक है, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट लोगों ने और स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी सेल्स भी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जहां से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं और पर वो डक्टलेस नहीं है ना. तो इसलिए उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि डक्टलेस ही होते हैं सारी की सारी ग्लैंड्स, कुछ डक्ट वाली भी हो सकती हैं या कोई वॉल से भी रिलीज हो सकती है. लेकिन जो हार्मोन होगा, हम हार्मोन की नई डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं कि these molecules और हार्मोन एक्ट एज अ इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर. यानी कि ये एक सेल से लेके दूसरी सेल की तरफ क्या करते हैं, किसी भी मैसेज को पास करने का काम करते हैं. वेदर उसको कहेंगे अपना सिक्रीशन बढ़ाओ या कहेंगे अपना सिक्रीशन को इनहिबिट करो. ठीक है, सो मेनली ये जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स बनाऊं तो ये टारगेट मॉलिक्यूल्स दूसरी सेल के पास जाके वो क्या करते हैं, एक मैसेंजर का काम करते हैं. एक सेल के जो मैसेज है वो दूसरी सेल को पास करने का काम करते हैं. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हार्मोन एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड दीज आर और हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो ना तो वो जिस सेल से रिलीज हो रहे हैं अगर वो वहां से रिलीज हुआ तो उसको कोई घाटा होने वाला है या जिसके पास गया उसको कुछ वो है, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव नहीं है. ये जस्ट रेगुलेट कर रहे हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा माइन्यूट अमाउंट में और वी कैन से ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं. ताकि ट्रेस अमाउंट में क्यों रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि ये माइक्रो लिटर्स, माइक्रो या नैनो कह सकते हैं, उस फॉर्म में भी बहुत ही ट्रेस अमाउंट पर रिलीज होके भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं. यानी कि इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से पास ऑन करते हैं. ठीक है, तो इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है. तो यहाँ पर क्या हुआ, हार्मोन्स आर सम इंटरसेलुलर मैसेंजर, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट. ठीक है, तो ये नई डेफिनेशन के अंतर्गत ये तीनों टर्म्स आए हार्मोन्स के.
और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स तो रिलीज करती ही हैं, लेकिन कहीं और से भी ये रिलीज होते हैं, जहां पर ये चीज बाद में आपके साथ जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा ये चीजें निकल कर आएंगी। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दूंगी जहां पर वो रिलीज हो रहे थे हार्मोन, लेकिन वो डक्टलेस नहीं। ठीक है। सो और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैव सिंपल सिस्टम, दे हैव वेरी सिंपल सिस्टम। वर्टिब्रेट्स रिलाई ऑन न्यूमरस हार्मोन फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए वर्टिब्रेट्स को बहुत सारे हार्मोन्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे। ये जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, इट कंप्राइजेज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू एंड सेल। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ टिश्यू और सेल्स हैं वो भी हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। तो जो की कंपोनेंट्स हैं उनको देखते हैं। जैसे कि ये इस डायग्राम में हम आराम से देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हमारी ब्रेन है, इस ब्रेन में प्रेजेंट कुछ छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं। ये लाइट येलो कलर की जो दिखाई दे रही है, जिसे हम बोल रहे हैं ये वाली जो है पीनियल ग्लैंड। ठीक है। ऐसे ही नीचे वाली कौन सी है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है थाइमस ग्लैंड। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। ये जो है ये है थायराइड। ठीक है। ये जो यहाँ पर पाई जाती है नेक रीजन में, उसके नीचे है थाइमस। ठीक है। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स पाई जा रही हैं वो है एड्रिनल ग्लैंड्स। पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों का काम करती है, मतलब एंडोक्राइन सेक्रेशंस भी होते हैं उसके हार्मोन्स के, और कुछ एंजाइमेटिक सेक्रेशंस भी होते हैं क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करती है। हमने ये पूरा डिटेल डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ था, है ना। यूट्रस, ओवरी, है ना, टेस्टिस, ये जितने भी हैं इन सभी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो की कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है यहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड थायराइड के अंदर ही ये यस यहाँ पर दिखाया हुआ है, 4 लोब्यूल की फॉर्म में ये यहाँ पर दिखाई हुई है, ये रही पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड, पीछे की तरफ होती है और 4 डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो पैराथायरॉइड, थायराइड, पैराथायरॉइड, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। थाइमस है यहाँ पर, गोनेट्स हैं, गोनेट्स में टेस्टिस हो जाएंगे मेल में एंड ओवरीज हो जाएगा फीमेल में। तो ये सारे की सारी ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन्स ह्यूमन सिस्टम में रिलीज हो। ठीक है। चलिए, तो इनकी लोकेशन हमने इस पूरे डायग्राम में देख ली, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं वो हमने देख लिया। अब वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है बेसल पार्ट में। किसके बेसल पार्ट में? फोर ब्रेन के बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है, और इस फोर ब्रेन को डाइंसेफेलोन भी कहा जाता है। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, मैं इसको थोड़ा डॉटेड कर देती हूँ। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो मेन ये जो हाइपोथैलेमस है ये ही चीजों को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये अपने सिग्नल्स देखता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है। किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सिग्नल्स देती है अदर ग्लैंड्स को। तो इस तरीके से मैकेनिज्म चलती रहती है। ठीक है। तो जो थायराइड है वो कहाँ प्रेजेंट हुआ? हमने इस डायग्राम में देखा, थायराइड प्रेजेंट है बेसल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे हंगर को रेगुलेट करता है, हमारे थ्रस्ट सिस्टम भी यही है, हमारी स्लीप को भी रेगुलेट करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है। हमारे ब्रेन से हम शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे 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 नीचे जाते हुए जो ग्लैंड्स थी, अभी लास्ट जो स्लाइड में हमने देखा था, वन बाय वन सारी की सारी ग्लैंड्स डिस्कस होंगी। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कंटेन्स न्यूरोसेक्रेटरी cells which organized into nuclei which regulate the synthesis and secretion of pituitary gland। अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट इज हैविंग सर्टेन न्यूरोसेक्रेटरी ग्लैंड्स, जिसकी न्यूक्लियाई जो पार्ट होता है वो रेगुलेट करता है किसकी सिक्रीशन को? पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को। या तो उसको एक्सिलरेट करेगा या उसको इनहिबिट करेगा, दोनों ही काम हाइपोथैलेमस ही करेगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के? मैंने आपको बताया, या तो उसे एक्सिलरेट करेगा काम को, या स्टिमुलेट करेगा, या उसको इनहिबिट करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं वो दो तरीके के होने चाहिए। पहला है रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा किसको? ये कहाँ पे इसका टारगेट साइट क्या है हाइपोथैलेमस का? इसका टारगेट साइट है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना।
तो ये या तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा या स्टिमुलेट करेगा, या फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रीशंस को इनहिबिट करेगा बाय सप्रेसिंग इट। क्या करके? सप्रेसिंग इट। ठीक है, तो दो तरीके के हार्मोन हुए, या तो रिलीजिंग इफेक्ट देखा, स्टिमुलेट करेगा इस तरीके से उसके फंक्शंस को, या फिर इनहिबिट करेगा इस तरीके से कि भाई भाई बहुत हो गया तेरा प्रोडक्शन, अब रुक जा, थम जा, बहुत ज्यादा आगे की चीजें आगे की जो जिन ग्लैंड्स को तुम जाके ये रिपोर्ट कर रहे हो कि अपने अपने हार्मोन्स रिलीज करो, उन्होंने काफी रिलीज कर दिया है, तो अब आप रुक जाओ, उनको अब सिग्नल्स मत दो। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पूरे के पूरे हाइपोथैलेमस के कहने पर ही काम करती है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये किसको? गोनेडोट्रोपिन, ये हमें पता चल रहा है ना यहाँ से, गोनेडोट्रोपिन यानी कि ये गोनेड्स से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि यहाँ रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर कहीं इनहिबिट लिखा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सोमेटोस्टैटिन, ये जो सोमेटोस्टैटिन है ये इसका कॉन्ट्राडिक्टरी काम करता है, यानी कि ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन्स को। तो यहाँ पर एक हार्मोन का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया जो करता है, एक्सिलरेट करता है या स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के काम को, और दूसरा जो सोमेटोस्टेटिन है वो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो दोनों के एक एक एग्जांपल हमने बता दिए आपको। अब यहाँ हमें कितनी क्या बात समझ में आई कि ब्रेन के मिडिल पार्ट पर बहुत छोटा सा एक ऑर्गन है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मेनली किसको रेगुलेट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। वो उसे एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और वो उसको क्या कर सकते हैं? इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके के हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट होते हैं। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन्स हैं उनके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो रिलीज हार्मोन है, जो रिलीज कराते हैं वो हार्मोन, जैसे कि रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है तो वो क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस बनाया हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और इसके यहाँ से या क्या जुड़ा हुआ है? ये न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं। ये इसका साइटोन हो गया और ये इसका एक्सोन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग GHRH, growth hormone releasing hormone. Growth hormone releasing hormone stimulate adrenal pituitary to release growth hormone. इसका जो हाइपोथैलेमस का काम है वो बस यहीं तक है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि भाई अपना ये वाला हार्मोन रिलीज करो या इनहिबिट करो। तो जब इसने अपना GHRH रिलीज किया तो फिर इसने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दे दिया कि भाई अपना हार्मोन रिलीज करो। तो जैसे ही सिग्नल मिला उसने ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट, इट स्टिमुलेट एडिपोज टिश्यू टू ब्रेक डाउन स्टोर्ड फैट। जो स्टोर्ड फैट था उसको ब्रेक डाउन के सिग्नल्स भी यहीं से मिलते हैं ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट से, ताकि जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, जब बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? यहीं से तो मिलेगी जो हमने फैट इतना स्टोर करके रखा हुआ है उससे, वो एक्ट एज अ फ्यूल दैट टाइम, है ना। दूसरा ग्रोथ इफेक्ट, ग्रोथ जब होगी तो क्या क्या होगा? इंक्रीज अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स from the blood, enhance cellular proliferation and reduce apoptosis. बोन की सेल्स बनेंगी, मसल्स की सेल्स बनेंगी, नर्व सेल्स बनेंगी, इम्यून सिस्टम बनेगा। यहाँ पर ये उनके जो है टारगेट साइट्स होंगे। तीसरा डायबिटोजेनिक इफेक्ट्स, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट लिवर टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन को हमने स्टोर करके रखा था, ठीक है, कि भाई ये इमरजेंसी में काम आएगा, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ये ब्रेक करने का भी काम करता है क्योंकि उस टाइम एनर्जी चाहिए होती है। सो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? लिवर को स्टिमुलेट करता है टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, फ्यूलिंग ग्रोथ इफेक्ट। तो फिर ये ग्रोथ इफेक्ट को मतलब जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ था जिसकी वजह से बॉडी में एक पर्टिकुलर प्यूबरिटी स्टेज में ग्रोथ होती है, आपको पता है ना, ज्यादा एकदम से बच्चों की, तो वहां पर जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो इस तरीके के इफेक्ट्स आते हैं जो कि कहाँ से आते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है? तो प्रिंसिपल यहाँ पर कौन हुआ? ये तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस हुआ। ठीक है, ऐसे ही ये इनहिबिट भी करेगा। जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी तो एक टाइम के बाद ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो इनहिबिट करने में क्या करेगा? ये हाई IGF-1 लेवल परसीव बाय द हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस को यहाँ से जब पूरी ग्रोथ यहाँ पर हो जाएगी तो उसके बाद ये IGF-1 जो है रिलीज होगा और वो जाके
ये GHIH को रिलीज करेगा, यानी कि इनहिबिटरी ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज करेगा, वो जाके ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज हो रहा था उसको इनहिबिट करने का काम करेगा। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इज रिलीज टू इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज। ये GHIH इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी ये काम करते हैं। एक क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, रिलीज हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। अब जब उसने अपना पूरा सारा काम कर दिया तो फिर इनहिबिटरी हार्मोन्स वहीं से रिलीज होते हैं और फिर वो ग्रोथ हार्मोन के जो रिलीज हो रहे थे उसको डाउन करने का काम। सो ये इसके इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हमारे को हाइपोथैलेमस का काम समझ में आ गया। हाइपोथैलेमस किसको गाइड कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को गाइड कर रहा है कि भाई अपने हार्मोन अब आपको रिलीज करने हैं और अब आपको स्टॉप कर देना है रिलीज करना। चलिए अब पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक डायग्राम तो हमने देख लिया था, मगर इसकी लोकेशन क्लियर नहीं थी। और यहाँ पर अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये लोकेटेड होती है ना हमारे स्कल की एक बोन कैविटी में, जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका। ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के द्वारा ये जो है इसके साथ जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इट इज अटैच्ड बाय द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। The pituitary gland is anatomically divided into two part। पिट्यूटरी ग्लैंड के आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दो पार्ट हैं, एक ही है जो येलो में दिखाई दे रहा है, एक ही जो व्हाइट में दिखाई दे रहा है। तो ये जो आगे की तरफ दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से ये आप देख रहे हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं, यानी कि न्यूरॉन्स जो हैं वो इस तरीके से जुड़ी हुई हैं और वो अपने सिग्नल्स यहाँ तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये अपने सेक्रेशंस यहाँ तक पहुंचाते हैं और कुछ जो है न्यूरॉन्स डायरेक्टली जाके वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पर खुलते हैं, जो यहाँ इस डायग्राम में आपको नहीं दिखाया हुआ है। ये तो हार्मोन्स रिलीज करेगा और यहाँ तक पहुंचेंगे हार्मोन्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट जो उसके एक्सॉन वाला पार्ट है, साइनेप्टिक वाला पार्ट है, वो नीचे आके खुलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है। ये लोकेटेड है बॉडी कैविटी की एक कैविटी में जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका, और ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के द्वारा से जुड़ी हुई होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स, पहला लोब एंटीरियर लोब, पीछे वाला लोब पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को सबसे पहले देखें। वही डायग्राम है, ये रहा एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन यहाँ से रिलीज हुआ। कौन कौन से हार्मोन रिलीज हुए जी? सबसे पहले रिलीज हुआ, सबसे पहले वो काम किससे करेगा? ये काम करेगा जब हाइपोथैलेमस इसको ये आदेश देगा कि भाई अपना जो प्रोडक्ट है हार्मोन उसको रिलीज करो, है ना। तो पहले हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देगा, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो जाके टारगेट साइट के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, है ना। और फिर वो जाके उसको एक तरीके से मैसेज कन्वे करेंगे कि भाई आपको ये बायोकेमिकल चेंज लाने हैं ताकि ये इफेक्ट उसका हो जाए। फिर वो टारगेट साइट में इफेक्ट्स उसके दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है वन बाय वन स्टेप में आगे तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हुआ? हाइपोथैलेमस से। उसने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड के LH हार्मोन को, या हम कह सकते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की टारगेट साइट क्या थी? वो थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमें पता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब उसने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर जाकर क्या कहा? इसने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास जाके स्टिमुलेट किया किस चीज को? इसने स्टिमुलेट किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन बाय द गोनेड्स। टेस्टिस और ओवा को, जो ओवरी है वहां पर उसको सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा हार्मोन था? दूसरा भी गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही रिलीज हुआ। इसने फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर स्टिमुलेट किया दूसरे हार्मोन को, जिसे हम बोलते हैं FSH, या हम कह सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भी साइट वही है, रिप्रोडक्टिव साइट, है ना। और ये रिप्रोडक्टिव साइट पर जाकर इसने स्टिमुलेट किया प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग। किसको स्टिमुलेट किया? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग। तीसरा जो हार्मोन था वो था थायरोक्सिनिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने स्टिमुलेट किया थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। रिलीजिंग हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड पे गया और TSH को
इसने स्टिमुलेट किया। इसकी टारगेट साइट क्या थी? इसकी टारगेट साइट थी थायराइड ग्लैंड, और इसने स्टिमुलेट किया थायराइड हार्मोन को, जिससे कि थायराइड हार्मोन किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करने का काम करती है। तो थायराइड हार्मोन को इसने रिलीज किया कि ताकि वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर पाए। तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है। सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन्स को या इनहिबिटरी हार्मोन को रिलीज करेगा। वो टारगेट साइट जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पर जाएगी, ताकि उससे वो ये कहे कि आप अपने इस पर्टिकुलर हार्मोन को स्टिमुलेट करो। वो पर्टिकुलर हार्मोन अपने टारगेट साइट पर जाता है और टारगेट साइट पर जाकर अपने हार्मोन को रिसेप्टर से बाइंड करके, अगर वो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं तो रिसेप्टर से बाइंड करेगा और फिर अपना मैसेज आगे कन्वे कर देगा, है ना। और अगर वो सेक्स हार्मोन्स हैं तो वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करके डायरेक्टली वो सिंथेसाइज करेंगे, मतलब इंफॉर्मेशन देंगे कि अपने अगले जो हार्मोन है उनको सिंथेसाइज करो। तो इस तरीके से चेन ऑफ रिएक्शंस होती हैं हार्मोन। ठीक है, अब 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगला देखते हैं पीआरएच हार्मोन, जिसको इनहिबिट कौन करता है? पीआईएच, इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? पीआरएल, और ये इसकी टारगेट साइट होती है मेमोरी ग्लैंड्स, और ये जाके मेमोरी ग्लैंड में क्या करेगा? ऑब्वियसली ये मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करने का काम करेगा या मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा आएगा जीएचआरएच, और इसको इनहिबिट करेगा जीएचआईआर। ठीक है, ये है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किस किस की ग्रोथ करेगा? वो उनकी टारगेट साइट क्या होगी? इसकी टारगेट साइट लिवर भी हो सकती है, बोन भी हो सकती है, मसल्स भी हो सकती हैं, और इन सभी पर जाकर ये इंड्यूस करेगा किस चीज को? इट इंड्यूस टारगेट टू प्रोड्यूस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जिसे हम बोलेंगे आईजीएफ, विच स्टिमुलेट ग्रोथ एंड हाई मेटाबॉलिक। ठीक है, नेक्स्ट है सीआरएच। सीआरएच यानी कि ये जो है एडिनोकॉर्टिसोइड की बात हो रही है, तो एचसीटीएच को ये स्टिमुलेट करेगा सीआरएच, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, और ये इसका टारगेट साइट क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। कॉर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना ग्लूकोकॉर्टिकोइड, सो इट इंड्यूस टारगेट टू प्रोड्यूस ग्लूकोकॉर्टिकोइड विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स। ठीक है, सो इस तरीके से ये काम। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको 3 डिफरेंट पार्ट में एंटीरियर पिट्यूटरी को डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें जो 3 पार्ट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो उनको एक जो पीछे वाला होता है उसको बोला जाता है पार्स ट्यूबरैलिस, पहला जो पार्ट होता है। दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया, तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। मगर ये जो पार्स इंटरमीडिया है वो बिल्कुल पतला वाला पार्ट, और बिल्कुल ये मर्ज होके रहता है पार्स डिस्टेलिस से इन द केस ऑफ ह्यूमन। तो इनका जो पूरा है इस पूरे ग्रुप को एक ही माना जाता है। ठीक है, नीचे वाले दोनों ग्रुप को, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो अपनी अलग है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी को के भी 3 डिफरेंट डिफरेंट लोब्स होते हैं। लेकिन ह्यूमन के केस में ये दोनों एक दूसरे से मर्ज होते हैं, तो इनके प्रोडक्शन एक दूसरे से मर्ज ही माने जाते हैं। तो जो इसमें ये जो स्काई ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, लाइट ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, उसकी यहाँ पर डिस्कशन हो रही है पार्स इंटरमीडिया। इट इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी दैट सिक्रीट मिलेनोसाइट। ये जो बीच वाला पार्ट है ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने का या सिक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि इन ह्यूमन इट इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, अभी हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन डिस्कस किए, अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको हम दूसरा नाम क्या बताया था? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, इसमें जो हाइपोथैलेमस है उसकी डायरेक्टली मैंने अभी आपको बताया था जो एक्सॉन पार्ट है वो वहां तक जाता है। तो वो जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं उनको एक्सॉन के थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर करने का डायरेक्ट काम करता है। ठीक है, तो इट एक्चुअली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन सिंथेसाइज किए होते हैं उनका स्टोरेज करना और उनको रिलीज करने का काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का होता है, उसका अपना कोई हार्मोन नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है ये भी अपना मतलब अपना हार्मोन होता है या नहीं होता, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये स्टोर करेगा और रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस वाले पार्ट के हार्मोन्स को। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है,
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का या जो लेबर पेन होते हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है जब डिलीवरी हो रही होती है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो क्या करता है ऑक्सीटोसिन? इट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन। चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क इजेक्शन भी है तो उसको भी स्टिमुलेट करने का काम करेगा। दूसरा जो हार्मोन है वो है वैसोप्रेसिन, जिसे बोलते हैं एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट एक्चुअली रेगुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द किडनी। वाटर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द किडनी, जब हमने किडनी का पूरा सिस्टम फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा था तो आपको पता था कि जो एक्सेस वाटर लॉस हो रहा होता है उसको बाद में लास्ट में रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है एडीएच के द्वारा, ताकि वाटर कंटेंट भी हमारी बॉडी में कम ना हो। तो उस टाइम पर ये रेगुलेट करता है उस चीज को, वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, चलिए अब अगली जो ग्लैंड है जिसे हमें डिस्कस करना है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? ये भी फोर ब्रेन में ही लोकेटेड होती है। और ये जो पीनियल ग्लैंड है इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये जो स्मॉल सी दिख रही है पीनियल ग्लैंड, इट सिक्रीट मिलेटोनिन। मिलेटोनिन को सिक्रीट करती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रेगुलेट अवर बॉडीज 24 आवर रिदम। ये हमारी कब हमें सोना है, कब हमें उठना है, वो पूरी की पूरी जो सर्केडियन साइकिल है हमारी, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। कौन? पीनियल ग्लैंड। ये हमें याद, ठीक है। सो इट कंट्रोल स्लीप, वर्क साइकिल, अवर बॉडी टेम्परेचर। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस अवर मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन। मिलेटोनिन है, हमारी स्किन में मिलेटोनिन पाया जाता है, ठीक है। तो हमारी पिगमेंटेशन को भी ये इन्फ्लुएंस करती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी ये इन्फ्लुएंस करती है, हमारे इम्यून फंक्शंस को भी ये इन्फ्लुएंस करती है। मगर मेनली जो इसका काम होता है वो होता है हमारी सर्काडियन जो रिदम है, हमारी जो स्लीप वॉक साइकिल है, हमारी जो 24 आवर की साइकिल है, उसको ये रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पर जो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ? ये अभी तो हमारे ब्रेन में तीनों थी, वो हमने डिस्कस कर ली, हाइपोथैलेमस, पिनियल एंड पिट्यूटरी। अब हम नीचे की तरफ यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये हमें दिखाई दे रही है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये बीच में किससे जुड़ी हुई है? इस्थमस ऑफ थायराइड से जुड़ी, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब, एक लोब इस तरफ है और दूसरा लोब इस तरफ है। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, कनेक्टेड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू known as isthmus. It consists of follicle and stromal tissue. It consists of follicle and stromal tissue. Follicle cell जो है वो क्या सिंथेसाइज करती हैं? फॉलिकल सेल सिंथेसाइज करती हैं T4 या जिसे हम बोलेंगे टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है। इट रेगुलेट अवर मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। थायराइड ग्लैंड का मेन काम जो है वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही इसे एक दूसरा हार्मोन भी रिलीज होता है जिसे T3 हार्मोन कहते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन हुए? T4 एंड T3, ये दोनों ही थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है, जिसे इसको बोला जाएगा ट्राई आयोडोथायरोनिन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शंस, ठीक है। आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस हार्मोन की सिंथेसिस के लिए। तो अगर इस हार्मोन की सिंथेसिस आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द हार्मोन सिंथेसिस इन द थायरॉइड, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी है तो हम उस तरीके का जो डिसऑर्डर है उसे बोला जाएगा हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपो मतलब कम, कम होना, ठीक है। तो हाइपोथायरॉइडिज्म थायरॉइडिज्म बोला जाएगा जिसमें आयोडीन जो है उसकी कमी होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है? यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है और उसको वो बाहर की तरफ दिखने भी लगती है। गला जो है थोड़ा चौड़ा सा सूजा हुआ दिखता है और उसको हम बोलते हैं गोइटर, ठीक है। जैसे घेंगा बोलते हैं हिंदी में, घेंगा रोग, तो गोइटर उसे बोलते हैं। इस केस में क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? ये कब होता है? जब आयोडीन की कमी होती है, और आयोडीन की जब कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायराइडिज्म किसी को हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होता है? जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, जो फीटल होता है, उसके डेवलपमेंट पे ये पूरा प्रभाव डालती है। उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाई देती है, उसके मेंटल इश्यू में भी, मेंटल में भी मतलब पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड का क्या काम है? हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है।
तो जब आयोडीन की कमी से वो काम नहीं कर पा रहा है तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी और मेंटल इश्यूज भी होंगे उस पर्टिकुलर बेबी के साथ। ठीक है। दूसरा, अगर थायराइड ग्लैंड में आयोडीन ज्यादा है तो उस केस में हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, और इस केस में क्या होगा, थायराइड कैंसर होता है। नोड्यूल्स कैन बी लीड टू एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, जिससे कि हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसमें थायराइड कैंसर होने की संभावना होती है। ठीक है। फंक्शन क्या रहेंगे थायराइड ग्लैंड के? जो फंक्शन रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रेगुलेट करती है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को। सो इट रेगुलेट द रेट एट विच बॉडी बर्न एनर्जी, किस रेट से, कितनी तेजी के साथ बॉडी जो है एनर्जी खर्च करती है। इट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, यानी कि आरबीसी के प्रोडक्शन को भी ये सपोर्ट करती है। थायराइड हार्मोन इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन ऑल्सो, न्यूट्रिएंट जो हमने खाना खाया उसका ब्रेकडाउन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, होगा तभी तो वो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी, तो उसको भी ये इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। हमारी बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करने का ये काम करती है। एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं थायोकैल्सिटोरॉन, थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, इसे क्या बोलते हैं, टीसीटी। इट इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड एंड इट हेल्प टू रेगुलेट और लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसको कम करने का ये काम करता है। कौन सा हार्मोन? एक और हार्मोन T3 और T4 के अलावा, जिसका नाम है टीसीटी, या जिसका पूरा फुल फॉर्म है थायरोकैल्सिटोनिन, वो हमारी बॉडी के ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करने का काम। अब यहाँ इस डायग्राम से हम क्या देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो जो मास्टरपीस था, जो प्रिंसिपल था, वो तो हाइपोथैलेमस है। वही यहाँ से सिग्नल दे रहा है। इसने सिग्नल दिया किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है। और फिर इसने सिग्नल दिया किसको? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, टीआरएच। उसने सिग्नल दिए किसको? नेक्स्ट ऑर्गन को या नेक्स्ट ग्लैंड को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने अपने हार्मोन सिक्रीट किए, जैसे मैंने बोला T3 और T4। और फिर उसने क्या किया? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया, हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट को रेगुलेट किया, एंड इंक्रीजिंग कैचकोलामिन इफेक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से सिक्वेंशियली काम चल रहा है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने काम किया, फिर पिट्यूटरी ने काम किया, उसके बाद थायराइड ग्लैंड ने काम किया। तब फाइनल जो है क्या हुआ? फंक्शनैलिटी आई उस पर्टिकुलर ग्लैंड के हार्मोन। ठीक है। उसने रेगुलेट करने का काम। थायराइड के अंदर ही मैंने आपको बताया था 4 छोटे-छोटे लोब्यूल्स थे, जिन्हें हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड, 2 इन ईच थायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट। ठीक है। ये देखिए, इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, ये थायराइड है। इसमें ये जो येलो कलर के हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ये 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। ईच एक लोब्यूल में 2 हैं और दूसरे लोब्यूल, इनको पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। और ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, ये भी पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है। तो इनको पीटीएच बोलते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन। पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन, ये बोन पर काम करते हैं और बोन को स्टिमुलेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। जब कैल्शियम लेवल राइज हो जाता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं। क्या कैसे बढ़ाते हैं? बोन को कैसे देते हैं? ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा के बोन से कहते हैं कि अब कैल्शियम को जो है रीअब्जॉर्ब करो। राइज कैल्शियम बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल, है ना। रीनल ट्यूब्यूल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप याद करिए, वहां पर कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। ठीक है। वहां पे कौन हार्मोन उसे रेगुलेट कर रहा था? पैराथायरॉइड। और ये जो कैल्शियम आयन है उसको एब्जॉर्ब करा के फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, ये क्या करते हैं? बोन्स में पहुंचाने का काम करते हैं, बोन्स को स्टिमुलेट करते हैं कि भैया अपना कैल्शियम वापस ले लो, ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। सो इट राइज कैल्शियम बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन रीनल ट्यूब्यूल एंड कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड। सो इट्स हाइपर कैल्सीमेरिक हार्मोन, यानी कि कैल्शियम को बढ़ावा देने वाला काम करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है बोन्स में। ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद जो अगली ग्लैंड है उसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस कहाँ प्रेजेंट होती है? थाइमस हमारे हार्ट के डोर्सल साइड पर मौजूद होती है। ये देखिए, हमारा ये हार्ट है, ये दोनों तो ब्लू में तो हमारे लंग्स हैं, ये पीछे जो क्रीम शेड में दिखाई दे रहा है, ये हार्ट की डोर्सल साइड दिखा रही है। उसकी तरफ ये जो है थाइमस ग्लैंड यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके ऊपर देखिए थायराइड दिखाई दे रही है। ठीक है। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट, थाइमस ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? डोर्सल साइड ऑफ हार्ट नियर आयोटा ये प्रेजेंट। इट प्रोड्यूस थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन इसका प्रोडक्शन होता है।
जो क्या करता है, जो हमारी बॉडी की, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसकी टी सेल्स जो होती हैं, बी सेल और टी सेल्स होती हैं, याद आ रहा है ना, बी सेल फॉर बोन मैरो सेल, टी सेल फॉर थाइमस सेल, थाइमस से रिलीज इसीलिए क्योंकि ये थाइमोसिन जो हार्मोन है वो उसे रेगुलेट करता है टी सेल्स को, ठीक है। सो इट प्रोड्यूस थाइमोसिन फॉर टी सेल डिफरेंशिएशन, और टी सेल डिफरेंशिएशन होके क्या होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलेगी, है ना, एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन यानी कि ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, बी सेल से एंटीबॉडीज बनते हैं और टी सेल से सेल मीडिएटेड, सेल ओहो टी सेल से क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है ना। अगर आपने इम्यूनिटी वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मिलती हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं पैथोजेंस के साथ फाइट करने में। तो इन दोनों में कोर्स टी सेल डिफरेंशिएशन एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन में ये हार्मोन, कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन, हेल्प करता है, यानी कि ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है, ठीक है। चलें आगे। और ये इसकी एक खास बात ये भी है कि ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड है वो जैसे जैसे एजिंग होती है उसके साथ छोटी होती जाती है, डीजनरेट होती जाती है, और जब ये छोटी होती जाती है, डीजनरेट होती जाती है, और ये मेनली किस में इन्वॉल्व है, हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है, ये रेगुलेट कर रहा है टी सेल सिंथेसिस को, बी सेल को एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो जब ये डीजनरेट हो जाती है, तो जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, क्योंकि ये उस लेवल पर हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पा रही होती है इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एजिंग के साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जो इसका प्रोडक्शन है थायराइड ग्लैंड का, थायराइड नहीं सॉरी थाइमस ग्लैंड का, वो कम हो जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे रीजनरेट होती है एज के साथ, ठीक है। चलिए अगली जो ग्लैंड यहाँ पर डिस्कस करनी है हमें वो है एड्रिनल ग्लैंड। ये कहाँ लोकेटेड होगी, हमें बहुत अच्छे से पता है कि एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होती है किडनी पर, किडनी के एंटीरियर पार्ट पे, दोनों ही किडनी के एंटीरियर पार्ट पर जो है एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये कितनी होती है, टोटल 2 होती हैं, या हम कह सकते हैं 1 पेयर होती है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट मेन टिश्यू हैं, एक तो है एड्रिनल मेड्यूला और दूसरा है कॉर्टेक्स। आपको हमेशा ये पता होगा जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, ठीक है, और मेड्यूला कहीं पर भी वर्ड आएगा वो मेड्यूला हमेशा नीचे वाला पार्ट, तो मेड्यूला नीचे वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो एड्रिनल मेड्यूला है यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो सिक्रीट करेगा एड्रिनेलिन हार्मोन को, या जिसे एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। एड्रिनेलिन एंड नॉर एड्रिनेलिन ये 2 हार्मोन होते हैं, या हम उसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, ठीक है। एड्रिनेलिन या नॉर एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और इनको कैचकोलामीन्स भी कहा जाता है, कैचकोलामीन्स भी कहा जाता है एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं उनको। ये रैपिडली सिक्रीट दीज हार्मोन, रैपिडली सिक्रीटेड दीज हार्मोन इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ये कब रिलीज होते हैं, जब कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, कोई भी स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, अचानक से मुझे दिखा कि यहाँ पर मेरे सामने सांप आ गया मतलब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, या आपको अचानक से कुछ दिखा कि कहीं वॉर हो रही है, या अचानक से कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, तो स्ट्रेस की सिचुएशन हो गई ना, उस टाइम पर ये रिलीज होता है। तो इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इसीलिए इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, कि या तो जो सिचुएशन है उसके साथ फाइट कर लो या फिर वहां से फ्लाइट कर लो, यानी कि भाग लो अपने आप को बचाने के लिए। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन के लिए, जिसका की नाम है एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन, ठीक है। सो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब आपको एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तो आपकी अचानक क्या होगी, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, हमारा जो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में वो बढ़ जाएगा, और क्या होगा, तेजी से हम क्या करेंगे, हमें अगर भागना है तो हमें अचानक से हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी और हम भागेंगे। तो उस टाइम पे स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। ये सारे के सारे काम होते हैं। तो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स ये देखिए, इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये एक बच्चा है, अचानक इसके सामने कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो इसकी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस है उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा कि भैया एडिनोकॉर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एसीटीएच सिक्रीट करो। इसने जाके एड्रिनल ग्लैंड से कहा भैया अपना सिक्रीशन दो,
ताकि ब्लड में क्या हो, एड्रिनल हार्मोन्स और नॉर एड्रेनालिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़े, और जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, डर के मारे पसीने छूटेंगे, स्वेटिंग, हार्ट बीट बढ़ जाएगी डर के मारे, लिवर रिलीज ग्लूकोज, फास्ट ब्रीदिंग होगी, डाइजेशन स्लो डाउन, हमारी जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगी, ठीक है, और हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। मालूम पड़ा कि हम किसी बहुत माउंटेन्स पे चले गए हैं, वहां पर हम अकेले हैं, जंगल में खो गए हैं, हमारी हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वो जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, वहां पर उस टाइम पर जो है एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन ये काम करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को पहले तो डिवाइड किया है 3 लेयर्स में, ये हम समझ लेते हैं। 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जोना रेटिकुलरिस जो है वो है इनर लेयर, जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर एंड जोरा ग्लोमेरुलोसा ये है आउटर लेयर। ये सिक्रीट करते हैं कुछ स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल भी कह सकते हैं, या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जैसे एल्डोस्टेरोन। दीज आर द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसका अगर हम सेक्शन को ध्यान से देखें और इस सेक्शन को एनलार्ज करके देखें तो ये आउटर पार्ट था। मैंने कहा है ना, हमेशा कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होगा वो आउटर पार्ट होगा, ठीक है, और जो इनर पार्ट है वो मेड्यूला है। कॉर्टेक्स वाला पार्ट आउटर होगा, ये आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आप कोट वर्ड को याद करें, कोट हम ऊपर से पहनते हैं, ऊपर से पहनते हैं तो ऊपर की तरफ ही कॉर्टेक्स भी होगा, ठीक है। जब सारी चीजें पहन लेते हैं उसके बाद कोट पहनते हैं, ऐसे ही कॉर्टेक्स जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। इस एक थिंकिंग के साथ आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के 3 जो मैंने क्या बताया आपको, जो सबसे निचला वाला पार्ट है वो उन तीनों पार्टों में हमने जो है इसको डिवाइड कर दिया है। जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे ऊपर वाला, मिडिल पार्ट है जोना फेसिकुलेटा, देन जोना रेटिकुलेटस। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। लिपोलाइसिस, लिपिड के लाइसिस को प्रमोट करता है। प्रोटियोलाइसिस यानी प्रोटीन को भी तोड़ने के लिए यह प्रोटियोलाइसिस को प्रमोट करता है। एंड आरबीसी प्रोडक्शन को ये प्रमोट करता है या स्टिमुलेट करता है। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये किसका प्रोडक्शन है? एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का, कॉर्टेक्स वाले रीजन का, ठीक है। एंड इट सप्रेस इम्यून सिस्टम, मेंटेनिंग कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो होता है इसका दूसरा हार्मोन एल्डोस्टेरोन, इट रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय प्रमोटिंग सोडियम आयन एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम आयन excretion in renal tubule. Adrenal cortex also secrete small amount of androgenic steroid contributing to hair growth during puberty. Puberty जब आती है तो उस टाइम पर हेयर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में हेयर का भी जो है ग्रोथ होती है जेनाइटल ऑर्गन्स के पास, है ना, और पूरी बॉडी में भी होती है मेल्स में। तो वहां पर जो है ये कौन सा हार्मोन काम करता है? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन कंट्रीब्यूट करते हैं हेयर ग्रोथ के ड्यूरिंग प्यूबेरिटी। ये हार्मोन्स भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ, जो है पेनक्रियाटिक ग्लैंड। पेनक्रियाटिक ग्लैंड आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इट एक्ट्स एज अ बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं और इससे कुछ हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। तो एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो है, आप ये जो पेनक्रियाज है आपको पता है कहाँ है? ये पेनक्रियाज जो है लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, और ये इंटेस्टाइन के ये जो एस शेप वाला पार्ट है, जब वो मुड़ती है वहां पर प्रेजेंट होता है ना। तो ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, अगर इसका सेक्शन देखें तो यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू में आपको बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये पेनक्रियाटिक आइलैंड हैं जो कि हार्मोन्स सिक्रीट करें। बाकी क्या सिक्रीट करती हैं? बाकी सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जाके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोक्राइन जो पेनक्रियाज है वो उसमें कुछ सेल्स होती हैं जिसे बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगोन हार्मोन के सिक्रीशन की। इसमें 2 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, 2 तरीके की सेल्स पाई जाती है। देखिए कुछ तो डायरेक्ट हैं और कुछ डॉटेड डॉटेड है ना। देखिए ये 3 4 डॉटेड हैं, बाकी डायरेक्ट
पूरी की पूरी रंगी हुई हैं, डायग्राम में ही हम देख रहे हैं। तो दो तरीके की सेल हैं, एक सेल को बोलते हैं अल्फा सेल और दूसरी सेल को बोलते हैं बीटा सेल। अल्फा सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगॉन हार्मोन। किस हार्मोन को सिक्रीट करती हैं ये? ग्लूकेगॉन हार्मोन को। जब जो बीटा सेल है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के क्या क्या काम होते हैं। तो जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है ये जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता है बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है फूड फैट, ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और लिवर में स्टोर्ड रहता है। तो उसको दोबारा से तोड़ने का काम करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? ग्लूकेगॉन हार्मोन। ठीक है, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू डिक्रीज सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को कम करने का काम करता है और ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। कहाँ? हमारे ब्लड में। ठीक है, चलिए। जबकि इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन इसका जस्ट अपोजिट करता है, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को डाउन करने का काम करता है, ब्लड ग्लूकोज को लोअर करता है, डाउन करने का काम करता है। कैसे? बाय एनहांसिंग सेलुलर अपटेक। ग्लूकोज का जो सेलुलर अपटेक है, जो सेल्स हैं भाई, जिस जिसको ग्लूकोज चाहिए अपना ले लो और उसको यूटिलाइज करो और अपना काम करो भाई, एनर्जी लो। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को बढ़ाता है बाय यूटिलाइजिंग इट एंड प्रमोटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है और उसको ताकि स्टोर करके रख दिया जाए। तो इन दोनों का अपोजिट काम होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि ग्लूकेगोन जो होगा वो क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। आप इसको इस तरह से याद रख लें, जहां पे ग्लूको टर्म आ रहा है वो ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, ऐसे करके याद रखें। वो किससे बढ़ा रहा है? तो ऑटोमेटिकली वो ग्लाइकोजन को ही ब्रेक डाउन करेगा, वहीं से बढ़ाएगा। ठीक है, और जो सेलुलर अपटेक हो रहा होगा उसको डिक्रीज करेगा, तभी तो ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। वहां पर अपटेक बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ये इतना आपको कोरिलेट करना। चलिए, और क्या करता है ये? ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन इंसुलिन एंड ग्लूकेन। ठीक है, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, अगर ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन लगातार ज्यादा है, वो रह रही है नॉर्मली ही, तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक तरीके की डिसऑर्डर में, जिसे बोलता है डायबिटीज, जिसकी फुल फॉर्म है डायबिटीज मिलेटस। और उस टाइम पर जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल, उसमें क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा जब रहता है तो उस टाइम पर इंसुलिन की टैबलेट्स दी जाती हैं, और ज्यादा रहता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, तो इंसुलिन उसके थ्रू वो ट्रीट होता है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया अगर किसी को है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायबिटीज मिलेटस में कन्वर्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ हार्मोन्स की जो कि हमारे गोनेड्स जो हैं उनसे रिलीज होते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। टेस्टिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इट इज लोकेटेड इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन। क्यों आउटसाइड द एब्डोमेन? ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो 2-2.5 डिग्री कम रहे बॉडी टेम्परेचर से, ताकि स्पर्म जो है उनके प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। और ये जो टेस्टिस हैं वो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करती हैं, और यहीं से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं जो अपना सिक्रीशंस देती हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये अंदर जो इस तरीके से कॉइल दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। इनके बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल और इंटरस्टिशियल टिश्यू यहाँ पर होता है। और इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती हैं उनको लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली मेनली रिलीज होता है एंड्रोजन हार्मोन, जो मेल के केस में होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होगा जो यहाँ से सिक्रीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, टेस्टिस एंड्रोजन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा मेल सेक्रेटरी सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करने में और उनको रेगुलेट करने में। जब वो हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप होने शुरू होते हैं, जैसे कि ये स्टिमुलेट करता है मस्कुलर ग्रोथ को, हेयर ग्रोथ को, एग्रेसिवनेस, जो एक टाइम के साथ कहते हैं ना, जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़के खास तौर से क्यों हो जाते हैं? हार्मोन
इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो कहना कि हमारी गलती नहीं है मम्मी, हार्मोन की गलती है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ मत कहना, आपको हम्बल ही रहना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है मस्कुलर ग्रोथ को, मेल्स में हेयर ग्रोथ को, एग्रेसिवनेस को, एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस। जो वॉइस चेंज होती है बचपन में कैसी वॉइस होती है, उसके बाद जो एक मैच्योर वॉइस आती है बॉयज में, वो बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के सिंथेसिस के लिए भी इसका मेन रोल होता है, एंड इट इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर टू। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर भी ये इफेक्ट डालता है। सो टेस्टोस्टेरोन का क्या इफेक्ट है? अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसी में कम है तो उस पर्टिकुलर बंदे में एल्जाइमर डिजीज होने की रिस्क बहुत बढ़ जाती है अगर उसका हार्मोन का लेवल कम है। और कांस्टेंट वो मेंटली थकावट फील करता है, डिप्रेशन फील करता है, उसका जो बॉडी वेट है वो बढ़ता है, उसका जो इरेक्शन है डिसफंक्शन, इरेक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी उसको प्रॉब्लम रहती है, उसका इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस भी रहता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं अगर किसी बंदे के अंदर, किसी लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो। और जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऑप्टिमम रहेगा, जितना होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पर्सन का ब्रेन भी शार्प होगा, क्लीन थिंकिंग होगी, बेटर मस्कुलर मास होगा, हार्ट जो है वो भी हेल्दी रहेगा, हाई एनर्जी लेवल रहेगा, और उसकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। आप देखिए पूरे के पूरी पर्सनैलिटी पर उसका इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे गोनड्स की, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है, और उसका नाम होता है ओवरी। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओवरी भी वन पेयर है, और ये हमारी एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है ना? ये यहाँ पर दिखाई जा रही है वन पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, प्राइमरी फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं और ओवरी को, और ये एक ओवा पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलीज करती हैं। और इसी के साथ साथ ये जो ओवरी हैं वो कुछ एंडोक्राइन सिक्रीशंस या हार्मोन्स भी सिक्रीट करती हैं, जिसे फीमेल के केस में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। ठीक है, और ये कंपोज्ड होती हैं, मतलब ये जो ओवरीज होती हैं ये मिलकर किससे मिलकर बनी होती हैं? ओवेरियन फॉलिकल से एंड स्ट्रोमल टिश्यू से। ठीक है, तो ओवरी के कौन कौन से हार्मोन रहे? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इट सिंथेसाइज्ड बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। जो हमारी ओवेरियन फॉलिकल होती है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी जो है वो मेनली सिंथेसाइज होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जब ओवा रिलीज हो जाता है उसके बाद। क्यों? क्योंकि उस ओवा को जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसको मेंटेन करना है, इम्प्लांट करना है यूट्रस में, और उसको मेंटेन करने के लिए, इम्प्लांटेशन को मेंटेन करने के लिए, एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता, जब ओव्यूलेशन हो गया, उस टाइम उस ओवा को अगर इम्प्लांट हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है पोस्ट ओव्यूलेशन से। ठीक है, estrogen mainly estrogen stimulate growth of female secondary sex organ। फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रमोट करता है कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इट डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी प्रमोट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जबकि प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई। इन द केस ऑफ मेमोरी ग्लैंड में एल्वोलाई होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वहां से ही तो मिल्क जाएगा ना, जब बेबी पैदा होगा तो फिर लैक्टेशन होगा, लैक्टेशन के साथ उसको मिल्क लेना होगा, उसकी फीडिंग का भी इंतजाम करना होगा। तो ये प्रमोट करता है मिल्क सिक्रीशन को, और ये फॉर्मेशन करता है एल्वोलाई को इन मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये तो हमने सारे जो नॉर्मल थे ऑर्गन्स उनकी सबकी बात करी जो डायरेक्टली रिलेटेड थे। अब कुछ हार्मोन्स हैं जो हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से भी रिलीज होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि जो हार्ट है वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एट्रियल नेट्रियूरिक फैक्टर, ANF जिसे बोलते हैं, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। इट्स सिक्रीटेड बाय कार्डियक सेल्स। एट्रिया की जो बाल होते हैं, वॉल होती हैं एट्रियल,
उससे ये सिक्रीट होता है एंड ये मेनली किस पर काम करता है, ये वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है, जो वेसल्स हैं उसको चौड़ा करने के लिए, ताकि जो है ब्लड प्रेशर, अगर उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड को उतनी तेजी से स्पीड से भागना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड प्रेशर को ये रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट होने के बाद, सो इट एक्ट्स एज अ वैसोडाइलेटर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, रिलीज इन रेस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर, है ना, जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसके रेस्पॉन्स में ये रिलीज होता है और वैसोडाइलेटर का काम करता है, ताकि अगर ये कोई इस तरीके की वेसल है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ये रिलीज होगा, अगर डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यहाँ पर ब्लड का प्रेशर अगर बढ़ रहा होगा, वैसोडाइलेटर का काम करेगा तो ब्लड का प्रेशर डाउन हो जाएगा। अब हार्मोन्स ऑफ किडनी देखते हैं। किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ईपीओ। ठीक है, इट इज सिक्रीटेड बाय जेक्स्ट्रा मेड्यूलर सेल्स इन किडनी। जेक्स्ट्रा मेड्यूलर सेल्स जो किडनी में होती हैं, जो नीचे की तरफ अगर आप उसका बाइसेक्शन ध्यान करें तो वहां से किडनी की रिलीज होती हैं ये। इट स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, इरिथ्रोपोएसिस को ये स्टिमुलेट करता है, आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करता है। और ये जो पर्टिकुलर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये ट्रिगर करता है व्हेन ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज, जब ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है तो ये क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ताकि आरबीसी जितनी ज्यादा बनेंगी वो उतनी से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करेंगे। तो ये कब ट्रिगर होता है, जब ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, तो ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने का संकेत देता है कि भाई आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाओ, ताकि क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, जितनी ज्यादा आरबीसी बनेंगी उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, तीसरे तरीके का जो हार्मोन है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जीआईटी का, जिसमें सबसे पहला जो हार्मोन है वो है गैस्ट्रिन। It acts on gastric glands, stimulating HCl and pepsinogen secretion for digestion। कौन कौन से आपको याद होगा, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे थे तो वहां गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हो रहा था, कहां पर, स्टमक में जाके। ठीक है, और उसमें कुछ सेल्स थी, ठीक है, कुछ सेल्स थी जो HCl को सिक्रीट करती थी, कुछ सेल्स थी जो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती थी, और कुछ सेल, और इनके सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करेगा, इनके सिक्रीशन को गैस्ट्रिन हार्मोन से रेगुलेट करता था कि कब सिक्रीट करना है कब नहीं सिक्रीट करना है। और वो गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता किससे था, गैस्ट्रिन ग्लैंड से, ये भी वही मौजूद थी, उसका बाइसेक्शन आप याद करिए। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो है सिक्रेटिन। इट स्टिमुलेट द एक्सोक्राइन ग्लैंड पेनक्रियास टू सिक्रीट वाटर एंड बाइकार्बोनेटाइन, क्योंकि आपको पता है अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को पूरा देखें तो गैस्ट्रिन हार्मोन हमारा कहाँ पर निकल रहा है, एब्डोमेन में, और वहां पर बिकॉज ऑफ दिस HCl एसिडिक हो जाता है एनवायरमेंट। उसके बाद फूड आएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पेनक्रियास की भी ओपनिंग रहती है। तो जो हाईली एसिडिक एनवायरमेंट है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, बाइकार्बोनेटाइन, है ना। तो सिक्रेटिन हार्मोन ही जो है पेनक्रियास को ये स्टिमुलेट करता है, ये कहता है कि भाई बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करो, वाटर रिलीज करो, ताकि यहाँ पर एसिडिक एनवायरमेंट है वो खत्म हो और एल्कलाइन एनवायरमेंट बने अगली चीजों को डाइजेस्ट करने। ठीक है, चलिए अगला जो हार्मोन है वो है कोलिसिस्टोकाइनिन, या जिसे बोलते हैं CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। पहला था गैस्ट्रिन, दूसरा है सेक्रेटिन और तीसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ही हार्मोन है। ये पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पर जाकर काम करता है। इट स्टिमुलेट पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूल सिक्रीशन रेस्पेक्टिव। ठीक है, पेनक्रियाज को पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करने के लिए ये स्टिमुलेट करता है, और बाइल जूस सिक्रीशन के लिए किसको स्टिमुलेट करता है, गॉल ब्लैडर को। एक और जो लास्ट हार्मोन है उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट, जब प्रॉपर बहुत सारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो जाता है, तो उसको इनहिबिट करने का काम करता है कौन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, और मोबिलिटी को भी कम करने का काम करता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो हार्मोन, अभी जितने भी हार्मोन थे वो कैसे स्टिमुलेट कर रहे थे, कैसे इनहिबिट कर रहे थे, वो हमने देख लिया। अब यहाँ इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि ये हार्मोन एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो हार्मोन काम करते हैं ऐसे कि हार्मोन के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन यहाँ से आया,
अब यहाँ अंदर जो है जाके इसको इस पर्टिकुलर सेल को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पर एक इसका इस तरीके का कोई रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कुछ हार्मोन भी दो तरीके के होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं या अमीनो एसिड हो सकते हैं या प्रोटीन पेप्टाइड हो सकते हैं। तो जो प्रोटीनेशियस हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीनेशियस हार्मोन हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं जनरली। कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल। और दूसरे जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं या एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन होते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। दूसरे तरीके के कैसे हुए, स्टेरॉइड हार्मोन। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन होंगे वो कैसे होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया सेक्स हार्मोन है या एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले जो पार्ट के हार्मोन्स है वो ये वाले, ठीक है। ये तो अगर कोई पेप्टाइड, अमीनो एसिड या प्रोटीन आ रहा है तो वो हार्मोन जब यहाँ आएगा किसी सेल को सिग्नल देने के लिए, हार्मोन का काम क्या था, ये मैसेंजर था ना, इंटरसेल मैसेंजर। तो ये जब मैसेंजर देने आएगा और आपको पता है कि ये जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। तो ये तो वाटर सॉल्युबल है, फास्फोरस में तो ये लिपिड में तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर इसकी आउटर सरफेस पर एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है, वो जाके रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करती है, तब ये यहाँ पर इसे सिग्नल देता है, ठीक है। टारगेट टिश्यू पर जाकर बाइंड करती है, सिग्नल देता है, सिग्नल धीरे धीरे अंदर जाता है, फिर वो अपना आगे कि भाई ये चीज स्टिमुलेट करो या मत करो, जो भी है वो सिग्नल यहाँ पर देता है। स्टीरॉयड हार्मोन कैसे काम करेगा, स्टीरॉयड हार्मोन अगर आया, ये लीजिए मैं दूसरा स्टीरॉयड बना देती हूँ। स्टीरॉयड हार्मोन अगर आया तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है, तो ये तो आराम से इसको क्रॉस कर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो भी फैट है, फैट सॉल्युबल है, ये फैट की लेयर है। तो ये अंदर जाके खुद ही क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाके, न्यूक्लियस में जाएगा, वहां उस जीन को क्या करेगा, पर्टिकुलर जीन को इंफॉर्मेशन देगा कि इस पर्टिकुलर हार्मोन को सिंथेसाइज करो, तब ये डायरेक्ट न्यूक्लियस तक जाएगा, अंदर तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैसेज कन्वे होता है एक सेल से दूसरे सेल। तो इसके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हार्मोन्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं या तो सरफेस पर या वो खुद ही अंदर चले जाते हैं, और डिपेंड करेगा हार्मोन का नेचर कैसा है, क्या वो हार्मोन प्रोटीन है या वो हार्मोन कैसा है, स्टेरॉइड। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म करते हैं। अब हम ये थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हार्मोन रिसेप्टर की बात हो रही थी। हार्मोन बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर इन अ टारगेट टिश्यू। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कहाँ, ऑन द सरफेस ऑफ सेल सरफेस, वाइल इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियर पर। तो ये वाले कौन से होंगे, ये होंगे स्टीरॉयड हार्मोन जो न्यूक्लियर तक जाएंगे, क्योंकि वो जा पाएंगे क्योंकि उन्होंने सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। वो ज्यादातर कैसे हैं, फैटी एसिड के बने हुए हैं, स्टेरॉइड के बने हुए हैं, तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे। जबकि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर किस केस में सरफेस पर होंगे, फॉर प्रोटीन नेचर वाले जो हमारे हार्मोन है उनके लिए। वो वहीं पर जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है वहीं पर जाके बाइंडिंग करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे, जो कि आगे धीरे धीरे कम्युनिकेट हो, ठीक है। और कम्युनिकेट हो पाएगी क्योंकि वहां पहले से पहले वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जबकि इस दूसरे केस में ये न्यूक्लियस किस जाके कह रहा है, तो न्यूक्लियस तुरंत सिंथेसाइज करेगा इन द केस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जो भी जिस भी हार्मोन को सिंथेसाइज उसे करना है, ठीक है। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर बात हो रही है, ये आपको समझ में आ गया दो तरीके से कैसे कम्युनिकेशन होगा। अब क्या होगा, हार्मोन जो है रिसेप्टर के साथ जाके बाइंडिंग करेगा और बनाएगा एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर वन हार्मोन एंड देन दिस कॉम्प्लेक्स जो है इट ट्रिगर बायोकेमिकल रिएक्शन। जब वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये दोबारा बना देती हूँ, जब वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये लीजिए ये हार्मोन क्या बन गया, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली ट्रिगर करेगा किसको, रिएक्शन को, ताकि बायोकेमिकल कंपाउंड
बायोकेमिकल चेंजेस आ जाएं बट उस पर्टिकुलर उसमें, और टारगेट टिश्यू में बायोकेमिकल चेंजेस आ जाएं और उसका काम हो जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले जो हार्मोन था वो रिसेप्टर के पास गया, उसने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर, तो उसने फिर अंदर जाके क्या किया, बायोकेमिकल चेंजेस के लिए रिएक्शन को ट्रिगर किया। ठीक है, तीसरा टाइप्स ऑफ हार्मोन यहाँ पर बता रहे हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि टाइप्स ऑफ हार्मोन कई तरीके के होते हैं। कुछ मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रोटीनेशियस होते हैं, वो पेप्टाइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फुल प्रोटीन भी हो सकती है, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, सारे हार्मोन एक्सेप्ट योर सेक्स हार्मोन एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन। और जो दूसरे बचे हुए हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। स्टेरॉइड क्या है, फैट सॉल्युबल है, जबकि ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, जनरली वाटर सॉल्युबल है। इसमें जो थायरोक्सिन वाला हार्मोन होता है T3 TS T4, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है थायराइड हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं आयोडोथायरोनिन, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना। ठीक है, और यह अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको यही तो बताया था अभी कि सेक्स हार्मोन को छोड़ते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन को छोड़ते हैं, तो बाकी सारे क्या हैं, प्रोटीन डेरिवेटिव्स हैं, या पेप्टाइड डेरिवेटिव्स हैं, या हम कह सकते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। डायरेक्टली अमीनो एसिड कौन सा है, एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है, चलिए, सो ये था हमारा हार्मोन वाला चैप्टर, कोऑर्डिनेशन वाला, हार्मोन रेगुलेशन वाला। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर। तब तक खूब पढ़िए और खूब खुश रहिए।